लाट समुदाय पश्चिम भारत में विकसित हुई एक प्राचीन और सुस्पष्ट ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहचान है, जिसकी जड़ें भूगोल, भाषा और सामाजिक जीवन में गहराई तक फैली हुई है। यह पहचान समय के साथ एक भूक्षेत्र, एक समुदाय और एक विशिष्ट जीवन दृष्टि के रूप में आकार ग्रहण करती रही है। लाट समुदाय का स्वरूप किसी एक क्षण या घटना से निर्मित नहीं हुआ, बल्कि ये एक दीर्घकालिक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारत के इस समृद्ध जन समुदाय लाट के बारे में। इतिहासकार के मुंशी के अनुसार दूसरी शताब्दी के आसपास खंभात और नर्मदा के बीच का भूभाग लाट कहलाता था और कालांतर में यह क्षेत्र दमन गंगा तक विस्तृत हो गया। चालुक्य काल में लाट नाम का प्रयोग धीरे धीरे कम हुआ और इसके स्थान पर अन्य प्रादेशिक नाम प्रचलित हुए, किंतु भौगोलिक और सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही। आधुनिक दक्षिण गुजरात उसी ऐतिहासिक लाट का विकसित रूप माना जा सकता है। साहित्यिक परंपरा में भी लाट की उपस्थिति सशक्त है। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में लाट का उल्लेख करते हुए यहाँ के स्त्री पुरुषों के स्वभाव और आचरण की विशेषताओं का वर्णन किया है। उनके वर्णन से यह संकेत मिलता है कि लाट समाज सौंदर्य बोध, सामाजिक व्यवहार और जीवन के आनंदपूर्ण पक्षों के प्रति सजग था। प्राकृत साहित्य में लाटी नामक शैली का उल्लेख मिलता है। यह शैली लाट क्षेत्र के लेखकों द्वारा विकसित मानी जाती है। संस्कृत आचार्य राजशेखर ने उल्लेख किया है कि लाट के लोग संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत को अधिक अपनाते थे। यह प्रवृत्ति इस बात को दर्शाती है कि लाट समाज लोक भाषा, सहज अभिव्यक्ति और भावात्मक संप्रेषण को विशेष महत्व देता था। लाट के निवासियों का स्वभाव प्राचीन स्रोतों में आनंद प्रिय, विनोदशील और सौम्य बताया गया है। वे जीवन को केवल संघर्ष या अनुशासन की दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि उसमें रस, सौंदर्य और सामाजिकता को भी समान स्थान देते थे। समुद्र के निकट बसने वाले समाजों में जो खुलापन और ग्रहणशीलता पाई जाती है, वह लाट के सामाजिक चरित्र में भी स्पष्ट दिखाई देती है। लाट कोई सीमित या विलुप्त पहचान नहीं है। यह एक निरंतर प्रवाहित होती सांस्कृतिक धारा है, जिसने समय के साथ अपने रूप बदले, नाम बदले, किंतु अपनी मूल प्रवृत्ति को बनाए रखा। गुप्त काल में लाट समुदाय और उसके क्षेत्र का विस्तार और संगठन अधिक ज़्यादा व्यवस्थित हुआ। इस समय लाट विषय एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित हुआ, जिसके अंतर्गत अनेक विषय सम्मिलित होते गए, जो आगे चलकर भुक्ति जैसे बड़े प्रशासनिक प्रभागों के अधीन आते थे। इससे यह भी साफ होता है कि लाट केवल सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं, बल्कि शासन व्यवस्था का एक सुस्पष्ट अंग भी था। गुर्जर और राष्ट्रकूट अभिलेखों में लाटेश्वर देश का उल्लेख हमें मिलता है। बड़ौदा के ताम्रपत्र अभिलेख में लाटेश्वर राज्य की राजधानी एलापुर बताई जाती है और शासकों की वंशावली का विवरण भी दिया गया है। इससे यह साफ है कि लाट क्षेत्र में स्थानीय राजसत्ताएं भी सक्रिय थीं, जो समय समय पर बड़े साम्राज्यों के अधीन या स्वतंत्र रूप से शासन करती रहीं। लाट समुदाय की सामाजिक व्यवस्था अत्यंत समृद्ध और अनुशासित थी। समुद्र, नदियां, तटवर्ती मार्ग, उपजाऊ मैदान और व्यापारिक संपर्क, इन सब ने मिलकर लाट को एक सक्रिय, संवादशील और व्यवहारिक समाज के रूप में विकसित किया। ये वो क्षेत्र था जहां भूमि और समुद्र का संतुलन सामाजिक स्वभाव में भी परिलक्षित होता है।
लाट समुदाय की समुद्र संस्कृति उसके सामाजिक स्वभाव, आर्थिक जीवन और मानसिक संरचना का मूल आधार रही है। समुद्र लाट समाज के लिए केवल प्राकृतिक सीमा नहीं था, बल्कि जीविका, संपर्क और दृष्टि विस्तार का माध्यम था। तटवर्ती जीवन ने लाट लोगों को साहसी, अनुकूलनशील और संवाद प्रिय बनाया। मछली पालन, नमक निर्माण, जहाजी श्रम और तटीय व्यापार जैसी गतिविधियां पीढ़ियों तक उनके जीवन का हिस्सा रही। समुद्र ने लाट समाज को बाहरी संसार से जोड़ने का कार्य किया। दूर दराज के देशों से आने वाले व्यापारी, नाविक और यात्री स्थानीय जीवन में घुलते मिलते रहे, जिससे लाट संस्कृति में खुलापन और स्वीकारशीलता विकसित हुई। यहां भय की अपेक्षा जिज्ञासा और संकोच की अपेक्षा व्यवहारिकता दिखाई देती है। समुद्र से जुड़ा जोखिम जीवन के प्रति संतुलित दृष्टि विकसित करता है, न अत्यधिक आक्रामक, न अत्यधिक संकुचित। समुद्री ऋतुएं, ज्वार भाटा और मौसम परिवर्तन लाट समाज की दिनचर्या और परंपराओं को प्रभावित करते थे। उत्सव, कार्य विभाजन और सामाजिक आयोजन प्रकृति के इन चक्रों से जुड़े रहते थे। इस प्रकार समुद्र लाट समुदाय की संस्कृति में केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मानसिक संरचना का भी आधार बना। यही समुद्र संस्कृति लाट समाज को गतिशील, सहिष्णु और दीर्घकाल तक टिकाऊ बनाती रही। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक ग्रंथों में लाट समुदाय का उल्लेख विस्तृत रूप से किया गया है, जिनके अनुसार 7वीं और 8वीं शताब्दी तक लाट देश या लाट विषय पश्चिम भारत की एक सुविख्यात भौगोलिक पहचान बन चुका था। ये पहचान किसी एक वंश या सत्ता से बंधी नहीं थी, बल्कि निरंतर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भी बनी रही। लाट के प्राचीनतम भौगोलिक संकेत यूनानी परंपरा में सुरक्षित हैं। टॉलमी द्वारा वर्णित लारिके उसी लाट क्षेत्र की ओर संकेत करता है, जिसे उन्होंने पश्चिमी भारत के समुद्र तट पर इंडो-सीथियनों के पूर्व में स्थित बताया है। लारिके का प्राकृत रूप लारदेश अथवा लारडेसा माना गया है, जिसका अर्थ लार लोगों का देश किया जाता है। कालांतर में यही नाम लाट के रूप में अधिक प्रचलित हुआ। यह रूपांतरण भाषा की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसमें ध्वनियों का सरलीकरण और स्थानीय प्रयोग प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इतिहासकार टॉलमी के विवरणों में जिस मोफिस नदी का उल्लेख मिलता है, उसकी पहचान सामान्यतः माही नदी से की जाती है। उनके द्वारा उल्लिखित स्थल और अंतरीप मालियो जैसे संकेत इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि लाट क्षेत्र न केवल आंतरिक भूभाग था, बल्कि समुद्र से सीधे जुड़ा हुआ एक सक्रिय तटीय क्षेत्र भी था। माही और नर्मदा के बीच का भूभाग, साथ ही उत्तर कोंकण की सीमा तक फैला क्षेत्र लाट की भौगोलिक परिधि में आता था। समुद्र लाट की पहचान का केंद्रीय तत्व रहा। इसी कारण प्रारंभिक इस्लामी काल में इस क्षेत्र से लगे समुद्र को लार का समुद्र कहा गया। इतिहासकार मसूदी ने यहां बोली जाने वाली भाषा को लारी नाम दिया। यह केवल भाषाई सूचना नहीं है, बल्कि इस तथ्य का प्रमाण है कि लाट की पहचान इतनी सुदृढ़ थी कि उसकी भाषा को अलग नाम से जाना जाता था। भाषा किसी भी समुदाय की आत्मा होती है, और लारी का उल्लेख लाट की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को रेखांकित करता है। लाट क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण नगर विकसित हुए, जो प्रशासन, व्यापार और संस्कृति के केंद्र बने।
बैरी गाजा, जिसे संस्कृत में भृगु क्षेत्र और पाली में भरू कच्छ कहा गया, पश्चिमी भारत का एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिम एशिया, रोम और अफ्रीका तक व्यापारिक संबंध स्थापित थे। मसाले, सूती वस्त्र, अर्धकीमती पत्थर और अन्य वस्तुएं लाट के तटों से बाहर जाती थी। ये व्यापार केवल आर्थिक गतिविधि नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक संपर्कों का माध्यम भी था। लाट समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी आर्थिक बहुलता रही है। यहाँ कृषि, व्यापार, शिल्प और समुद्री गतिविधियां एक साथ विकसित हुईं। लाट क्षेत्र की उपजाऊ भूमि ने अनाज और कपास जैसी फसलों को बढ़ावा दिया, जबकि तटवर्ती होने के कारण नमक, मत्स्य और समुद्री व्यापार भी समाज का अभिन्न अंग बने। इस आर्थिक विविधता ने लाट समाज को किसी एक पेशे या वर्ग में सीमित नहीं होने दिया। यहाँ श्रम और व्यवसाय को सामाजिक सम्मान प्राप्त था, जिससे समाज में गतिशीलता बनी रही। लाट समुदाय की सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत कम कठोर दिखाई देती है। वर्ण या जाति की जकड़न अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ कम प्रभावी रही। व्यापारिक संपर्कों और बाहरी समुदायों के साथ निरंतर संवाद ने सामाजिक व्यवहार को अधिक उदार और समन्वयी बनाया। यही कारण है कि लाट क्षेत्र में विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का सह-अस्तित्व सहज रूप से दिखाई देता है। यह समाज आत्मसात करने की क्षमता रखता था, न कि टकराव की। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति भी लाट समाज की एक विशिष्ट विशेषता रही। साहित्यिक संकेतों और लोक परंपराओं से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ स्त्रियां केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं थीं। वे सामाजिक उत्सवों, कला और कभी-कभी आर्थिक गतिविधियों में भी भाग लेती थीं। सौंदर्य, संगीत और सामाजिक व्यवहार में स्त्रियों की सक्रिय भूमिका लाट समाज को एक संतुलित सांस्कृतिक रूप प्रदान करती है। यह संतुलन बाद के काल में भी क्षेत्रीय परंपराओं में बना रहा। लाट समुदाय की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम लोक परंपरा रही है। यहाँ की कथाएं, गीत और उत्सव किसी एक धार्मिक मत से नहीं बने थे, बल्कि ऋतु, कृषि चक्र और सामुदायिक जीवन से जुड़े हुए थे। इससे यह संकेत मिलता है कि लाट समाज की धार्मिक चेतना व्यवहारिक और जीवनोन्मुख थी। पूजा और आस्था का स्वरूप कठोर कर्मकांड से अधिक सामूहिक अनुभव पर आधारित था। प्राचीन ग्रंथों में लाट समुदाय की धार्मिक व्यवस्था का जो विवरण मिलता है, उसके अनुसार प्राचीन लाट समुदाय मुख्य रूप से सनातन धर्म के अनुयायी थे, जिसमें शैव और शाक्त मतों का गहरा प्रभाव था। धार्मिक व्यवस्था में मूर्ति पूजा, शक्ति उपासना और स्थानीय देवी देवताओं की मान्यता प्रमुख थी। यह एक मिश्रित और लचीली परंपरा थी जो समय के साथ विकसित हुई। लाट क्षेत्र में देवी पूजा का विशेष महत्व था, जिसमें महामाया, महाविद्या और स्थानीय शक्तिपीठों की पूजा की जाती थी। लाट समुदाय प्राचीन सनातन धर्म के अंतर्गत आता था, जो प्रकृति और ईश्वर के सामंजस्य पर आधारित था। समाज में विभिन्न मत और पंथों को मानने की स्वतंत्रता थी, जो सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की एक पद्धति थी। यहाँ की धार्मिक व्यवस्था में मूर्ति पूजा के साथ साथ स्थानीय रीति रिवाजों का भी समावेश था। प्राचीन लाट समुदाय के पतन के जो कारण माने गए हैं, उनमें विदेशी और पड़ोसी आक्रमण, राजनीतिक अस्थिरता और व्यापारिक मार्गों में बदलाव प्रमुख माने जा सकते हैं। अपितु इस समाज की एक और उल्लेखनीय विशेषता उसका अनुशासन ही नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रित स्वभाव था। यहाँ सामाजिक नियम बाहरी दबाव से नहीं,
बल्कि परंपरा और सामूहिक स्वीकृति से संचालित होते थे। यही कारण है कि लाट समुदाय लंबे समय तक राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद अपनी आंतरिक संरचना को सुरक्षित रख सका। सत्ता बदलती रही, पर समाज का मूल ढांचा बना रहा। इतिहास के विभिन्न चरणों में लाट समुदाय ने स्वयं को नए नामों और पहचानों के भीतर समाहित किया, किंतु उसकी मूल प्रवृत्तियां समाप्त नहीं हुई। यही कारण है कि बाद के काल में जब क्षेत्रीय पहचानें बदली, तब भी लाट समाज का सांस्कृतिक स्वभाव नए ढांचों में जीवित रहा। यह एक प्रकार की मौन उत्तराधिकार परंपरा थी, जिसमें स्मृति नाम से अधिक व्यवहार में सुरक्षित रहती है। लाट समुदाय को समझने के लिए उसे किसी एक राजनीतिक या धार्मिक खांचे में बांधना पर्याप्त नहीं है। यह एक ऐसा समाज रहा है जिसने स्थायित्व, संतुलन और अनुकूलन को अपना मूल सिद्धांत बनाया। इसी कारण उसका इतिहास आक्रामक विस्तार या तीव्र संघर्षों से नहीं, बल्कि धीरे धीरे आकार लेने वाली सांस्कृतिक निरंतरता से निर्मित हुआ। आज लाट समुदाय की पहचान प्रत्यक्ष रूप से किसी एक नाम से न दिखाई दे, किंतु उसकी ऐतिहासिक छाया, सामाजिक व्यवहार, भाषिक संरचना और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में अब भी मौजूद है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।